हरिओम मैम। हरिओम। ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, हमारे लास्ट दो वीडियोस सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस हम लोगों ने किए थे। आज हम मैम की मदद से ये समझने का प्रयास करेंगे कि मैरिज का कारक कौन सा होता है और उसके सुख को कैसे इफेक्ट करता है वो ग्रह, कैसे देखना चाहिए, ये मैम आज हम आपसे समझना चाहेंगे शॉर्ट में। तो हाँ, हम लोग ने पिछले जो हम लोग की वीडियो रहे तो उसमें हम लोग ने ये बात करी थी कि सेवन्थ हाउस जो होता है तो उसके लॉर्ड को हम लोग ने देखा इन 12th हाउसेस में। और सेवन्थ हाउस में हम लोग ने 9 प्लैनेट्स की कंडीशन देखी कि अलग अलग ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठे होंगे तो फिर क्या उसका इफेक्ट आता है। अब किसी भी भाव के फल की प्राप्ति के लिए हम लोग जैसे भाव का स्वामी देखते हैं, भाव में बैठे हुए ग्रह देखते हैं, उसी तरीके से हमें उसके कारक को भी समझना पड़ता है। तो बात जब विवाह की आती है, वैवाहिक सुख की आती है, तो मतलब आंख बंद करके हम लोगों को ये होता है कि शुक्र पर हम लोगों की दृष्टि जाती है कि शुक्र की क्या कंडीशन है किसी भी चार्ट में। तो अगर जो शुक्र है, जैसे सभी लोग जानते हैं, नैसर्गिक कारक होता है भोग विलास का, लग्जरीज का। और सीधे विवाह से जो कालपुरुष की कुंडली है, हमारे मेष लग्न की कालपुरुष की कुंडली है, उसमें जो सप्तम भाव है वहां पर तुला राशि आती है, जो कि शुक्र की राशि मानी जाती है। शुक्र उसके लॉर्ड बनते हैं और मूल त्रिकोण राशि शुक्र की हो जाती है, तुला राशि। तो इसलिए जो एक काल पुरुष की कुंडली में जो उसको अधिपत्य दिया गया है, तो वो ओवरऑल हर चार्ट में किसी भी लग्न की कुंडली हो तो वहां पर जो सप्तम भाव का सुख होता है वो हम लोग पूरी तरीके से शुक्र को ही लेकर देखते हैं कि शुक्र की क्या कंडीशन है किसी भी चार्ट में। अब देखना ये होता है कि कई बार अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है या मेष लग्न की कुंडली है तो सेवंथ लॉर्ड ही शुक्र बन जाते हैं। सिंपल, तो वहां पर हमारे स्वामी और कारक दोनों ही शुक्र को बनाया गया है। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विशेष रूप से मंगल का जो लग्न होता है, वृश्चिक लग्न और मेष लग्न। इसके अलावा और जो भी लग्न होती वहां पर सेवंथ लॉर्ड दूसरे प्लैनेट्स बनते हैं। तो वहां पर उस सेवंथ लॉर्ड के साथ साथ हमें शुक्र को भी समझना पड़ता है, देखना पड़ता है वैवाहिक सुख। अब बात ये आती है कि शुक्र की कंडीशन किस तरीके की होगी जब हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या उसके खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जनरल, इन जनरल जो एस्ट्रोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं या जानते हैं, सीखा हुआ नॉलेज है उनके पास, कि ग्रह कैसे पीड़ित होता है। या तो ग्रह अस्त होगा सूर्य के साथ, क्योंकि शुक्र है साथ में अधिकतर ही रहते हैं, आगे पीछे चलते हैं सूर्य से, शुक्र अस्त हो सकते हैं। इसके अलावा किसी अशुभ ग्रह के कंजंक्शन में होंगे, सूर्य के साथ हो, राहु केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, कोई भी अशुभ प्लेनेट जो नैसर्गिक जिनको कारकत्व मिला हुआ है अशुभता का, वहां पर शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। एक और पॉइंट आता है, जब कोई भी ग्रह या प्लेनेट पीड़ित होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पाप करते हैं। कि प्लेनेट बैठा हुआ है, एक डिग्री है उसकी फिक्स, उसके आगे कोई ग्रह बैठा हुआ और उसके पीछे कोई ग्रह बैठा हुआ। कई बार ऐसा होता है भाव भी हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस में शुक्र केवल बैठे हुए हैं और हम लोग विवाह की बात कर रहे हैं, और थर्ड में एंड फिफ्थ में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये तो भाव के हिसाब से आपका पाप कर्तरी बन गया। इसके साथ साथ मान लीजिए भावों में कोई ग्रह नहीं, शुक्र फोर्थ में बैठे और फोर्थ हाउस में ही दूसरे कोई प्लेनेट बैठे हुए हैं, शनि और सूर्य से युति हो गई शुक्र की। तो बीच में मान लीजिए शुक्र आ गए, मान लीजिए 2 डिग्री के शुक्र बैठे हुए फोर्थ हाउस में, और आपके 6 डिग्री के शनि हैं और 1 डिग्री के सूर्य हैं। तो ये सूर्य और शनि के बीच में शुक्र आ गए हैं, यहाँ पर शुक्र पूरी तरह अस्त भी होंगे क्योंकि सूर्य से बहुत ही निकट आ गए हैं, और शनि। और यहाँ एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि चार्ट के हिसाब से प्लैनेट का जो टेंडेंसी होती है वो बदलती जाती है। कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए अगर शुक्र का लग्न है, वृक लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, तो जब शनि की हम बात करें तो योग कारक ग्रह हो जाएंगे, नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से वो योग कारक हो जाएंगे, तो यहाँ पर उतना पीड़ित शुक्र को नहीं करेंगे। प्लस शुक्र से मित्रता भी है शनि की, नैसर्गिक मैत्री है, तो फिर रिजल्ट उसी हिसाब से प्लस माइनस होते चले जाते हैं। अब अगर हम लोग कर्क लग्न या सिंह लग्न की बात करेंगे, तो इस लग्न में जो सैटर्न होते हैं वो आपके 6th लॉर्ड, सिंह लग्न की कुंडली की अगर बात करें तो 6th लॉर्ड बनेंगे एंड 7th लॉर्ड। कर्क लग्न की अगर बात करेंगे तो 7th लॉर्ड बनेंगे और 8th लॉर्ड बनेंगे। तीनों ही हाउसेज ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, दिक्कत देने वाले होते हैं, और चंद्रमा से शनि का बहुत ज्यादा तालमेल भी नहीं माना जाता है।
तो यहाँ पर अगर ऐसे कुंडली हो, कर्क लग्न की, सिंह लग्न की, सूर्य से शुक्र अस्त हो गए, शनि और सूर्य के बीच में है, मान लीजिए पापकर्त्री में आ गए यहाँ पर, तो फिर शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित माने जाए। और अगर यहाँ पर मान लीजिए एक अस्त की हम लोगों ने बात करी, दूसरी हम लोगों ने पापकर्त्री की बात करी, इसके साथ साथ एक पीड़ा आ जाती है जब प्लेनेट अपनी नीचस्थ राशि में होता है। शुक्र कहा जाता है कन्या राशि में नीचस्थ हो जाती है। कई बार ऐसा होगा कि अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली है और सप्तम में शुक्र बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव विवाह का हुआ आपके, और शुक्र वहां बैठकर अपनी नीचस्थ राशि में आए, लेकिन बुध से मित्रता है, राशि के हिसाब से शुक्र को दिक्कत नहीं, लेकिन फिर जो बताया गया है कि अपनी नीचस्थ स्थिति में आ जाते हैं शुक्र, तो यहाँ पर सप्तम भाव पीड़ित होगा, क्योंकि नीचस्थ ग्रह एक वहां बैठ गया है, वो विवाह का कारक भी है। बुध अगर कहीं इस चार्ट में पीड़ित हो गए, अगर क्योंकि सप्तमेश है वो, तो फिर पीड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लीजिए बुध अच्छी कंडीशन में पीड़ित नहीं है, कोई बैड कंजंक्शन नहीं है, कोई दृष्टियां उस पर अच्छी बुरी बुरी नहीं पड़ रही हैं, तो फिर उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए भाव पीड़ित हुआ, भावेश पीड़ित हो गया, और साथ साथ कारक जो शुक्र है वो पीड़ित हो गए, तो फिर ऐसे जातक को अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से समझने वाली चीज। इसके अलावा बात करें, अब हाउसेस की बात करें कि कारक शुक्र है और वो अशुभ भावों में बैठेंगे। लॉर्डशिप की बात नहीं अभी हम लोग करें, केवल शुक्र कारक की बात करें। मान लीजिए 6, 8, 12 जो छठा भाव है आपके सप्तम से 12th हाउस हो जाता है। आठवां भाव जो है वैसे तो सप्तम से द्वितीय है, लेकिन फिर भी कुंडली का वो आठवां घर हो जाता है। और काफी चीजों के लिए शुक्र अष्टम अष्टम में अगर बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ से वो धन भाव को देखते हैं, धन के कारक भी शुक्र माने गए हैं, धन से लक्ष्मी से जोड़ के देखा जाता है शुक्र को, तो आपके फाइनेंस के लिए अच्छा हो जाता है शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठे, लेकिन सेवंथ के लिए थोड़ी सी पीड़ादायक हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर शुक्र 12th में बैठ जाएंगे जाके, मीन राशि जो होती है वहां पर बैठे हुए शुक्र उच्च के माने जाते हैं, लेकिन सिंपली किसी भी लग्न में जो 12वां भाव होता है, चूंकि कालपुरुष कुंडली का 12वीं राशि वहां पर आती है, मीन राशि आती है वहां पर, तो उसी आधार पर बोला जाता है कि शुक्र 12th में बैठकर एक तरीके से उच्चस्थ हो जाती है, उच्च का वो प्रभाव वहां पर देते हैं। तो यहाँ पर जो 12th हाउस के रिजल्ट आ जाते हैं कि थोड़ी सी भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और अगर हम लोग मेष लग्न की बात करें कि अगर मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए किसी की, तो 7th लॉर्ड शुक्र बने और कारक भी शुक्र हो गए, और वो फिर 12th में बैठ गए जाके। मीन राशि 12th हाउस जो आता है वो आपके बेड प्लीजर का होता है, शारीरिक सुख का भाव आ जाता है। तो वहां पर बैठकर अब यहाँ पर ये बोला जाए कि शुक्र तो अच्छी कंडीशन हो गए, उच्च के शुक्र हो गए, लेकिन वो जो अपने जीवन साथी से या अपने पार्टनर से वो इच्छा होगी उनकी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एक बैलेंस से ऊपर चीज निकल जाएगी उच्च के शुक्र होने की वजह से, क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि जीवन साथी उनको पूरा करने में हो सकता है सक्षम ही ना हो। ये दिक्कत आती है शुक्र के साथ, विशेष रूप से ये दिक्कत आती है, क्योंकि ये भोग के कारक अगर वो नीचस्थ हो जाएंगे तो भी दिक्कत, टेंडेंसी उनकी बैलेंस नहीं होगा। अगर उच्चस्थ हो गए 7th लॉर्ड होकर मेष लग्न की कुंडली में, तो फिर ये पीड़ा ज्यादा किसी भी चार्ट के लिए बढ़ सकती है, खासकर मेष लग्न की कुंडली, क्योंकि वहां पर शुक्र सप्तमेश होकर उच्च के हो जाती है। तो ये जो चीजें होती हैं, आप किसी भी चार्ट को देखिए, उसमें आप भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे, और उसके साथ साथ आपको शुक्र की कंडीशन देखनी पड़ेगी पॉइंट वाइज। अब अंकिता आप बताएंगे कौन कौन से पॉइंट हमने यहाँ पर बताए हैं, पॉइंट सेट हुआ कि नहीं हुआ, कौन कौन से पॉइंट बताए कि शुक्र की पीड़ा, ये आप शुक्र क्या किसी भी ग्रह की पीड़ा आप इससे समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग चूंकि मैरिज की बात कर रहे हैं इसलिए शुक्र की पीड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया कि किसी भी ग्रह को, यहाँ पे आपने शुक्र की बात करी कि वो कंजंक्ट नहीं होना चाहिए, किसी नेगेटिविटी उस पर कोई एस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए, और वो किसी पाप कर्तरी में नहीं फंसा होना चाहिए। तो मतलब ये है कि हाँ, फिर वो अच्छा प्लेस है, वेल प्लेस्ड है, नीच की राशि में नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, उस पर कोई दृष्टियां बुरी ना पड़ रही हो, और ना ही वो किसी पाप कर्तरी या फिर किसी पाप ग्रहों के प्रभाव में हो या भावों के बीच में फंस जाए। इन सब चीजों को एक अगर यही वो सिंपल डेफिनेशन है किसी भी ग्रह के पीड़ित होने की। और रिजल्ट आपके को कब मिलेंगे बुरे, जब आपका हाउस, हाउस लॉर्ड एंड देन कारक, ये तीनों ही जब बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड हो जाते हैं, तब फिर आपको उस जो भी हाउस की हम बात करें, जैसे यहाँ लोगों ने 7th हाउस की बात करी, तो यहाँ पर पीड़ा देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ एक चीज और बात करेंगे, तो पीड़ा का मतलब ये नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही तो एकदम से ये हो जाए कि डिवोर्स ही हो जाएगा।
कई बार कई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि सेवंथ हाउस पीड़ित होता है, लॉर्ड अच्छी कंडीशन में होता है, कारक अच्छी कंडीशन में होता है, तो कई बार ये चीज हो जाती है कि मतलब वो एक सोसाइटी में जब वो कपल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जाते हैं, तो उनका बिहेवियर मेंटेन होता है कि हाँ वेल मेंटेन दिखते हैं कि हाँ इनका लाइफ चल रही है। बाहर लोगों को ये चीज नहीं पता चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस चार्ट में आपको ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में दिक्कतें हैं जो ये लोग मेंटेन करके चल। अगर बृहस्पति का कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाता है सेवंथ हाउस पे, लॉर्ड पीड़ित है, भाव पीड़ित है, और बृहस्पति का दृष्टि एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आ रहा होता है हाउस पे या सेवंथ लॉर्ड का, प्लस शुक्र के साथ भी अगर बृहस्पति की युति बनती है, दृष्टि आती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होने के बाद भी बृहस्पति में ये गुण होता है कि नैतिकता के ग्रह हैं, धर्म के ग्रह हैं, तो फिर वो हस्बैंड वाइफ मेंटेन करके चलते हैं। आपस में नहीं बन रहे लेकिन उसके बाद भी काफी लंबा समय उनका निकल जाता है विवाह का, काफी लंबी टाइम तक उनकी विवाह बहुत अच्छे से चलता है। मतलब बाहर बाहर के लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती है। ये विशेषता होती है बृहस्पति की कि वो लाइफ को आपस के जो उनके डिस्टरबेंस होते हैं उसको वो बहुत ज्यादा घर के बाहर निकलने नहीं देते, वो घर में ही वो उनका आपस में चलता रहता है। उसके बाद भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा लंबा अपना समय वैवाहिक जीवन को बिताते हैं। इसके साथ साथ एक चीज ये भी आती है कि वैसे लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते गहराई से। अगर आप देखिए जैसे कि चार्ट है, आप हस्बैंड का चार्ट आपके पास है, वाइफ का चार्ट है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक चार्ट में प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही होती है, एक चार्ट में प्रॉब्लम नहीं दिखाई। जैसे लोगों का कहना ये होता है कि अब प्रॉब्लम है तो दोनों को प्रॉब्लम होगी ना, हस्बैंड वाइफ को कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ये चीज देखने में आती है कि हस्बैंड है या वाइफ है, एक बहुत खुश है, वो अपने में सेटिस्फाइड है, सब कुछ है, बढ़िया है, दूसरा जो पार्टनर है उनका वो सपोर्ट कर रहा है, उनको हर तरीके से एडजस्टमेंट कर रहा है। तो ये चीज ऐसी हो जाती है कि वहां पर ये चीज दिखाई पड़ती है कि एक को दिक्कत है। तो किसी भी आप चार्ट मैचिंग करें, कोई कुंडली मिला रहे हो या किसी और आपके पास कोई क्लाइंट आया हो बात करने के लिए, तो दूसरे चार्ट से पहले आप अपने में देखिए कंडीशंस क्या बनी कि आपके कुंडली में सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड या कारक की क्या स्थिति है। अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा ही जीवन साथी मिलेगा जिसके साथ आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से इन शॉर्ट इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि सप्तम भाव आपको पीड़ा देगा, आपके कुंडली में क्या योग बने, या आपका वैवाहिक जीवन सफल। हाँ मैम, इस तरीके से हम लोगों ने काफी काफी डिटेल में समझ लिया कि सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, सेवेंथ हाउस का कारक जो कि शुक्र है, वो कैसे देखे। तो काफी हद तक हम लोग अपने मैरिज कंडीशंस को जैसे इन शुक्र की तीनों हम लोगों ने बात करी, तो इसी के साथ सेवंथ हाउस को भी आप देख लीजिए, पाप करते की जो हम लोग ने बात करी थी कि सिक्स्थ में एट्थ में अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो सेवंथ हाउस आपका पीड़ित हो जाएगा। सेकंड में ट्वेल्थ में कोई ग्रह बैठा होगा तो पाप कर्तरी दृष्टि आ जाएगी, जनरल ली नहीं जाती लेकिन फिर भी इफेक्ट आ जाता है दो तरफ से। अगर सेकंड और ट्वेल्थ से कोई अशुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे होते हैं तो भी बिल्कुल वही चीज आ जाती है। इस तरीके से आपको बिल्कुल एक जो तीन चार पॉइंट यहाँ हम लोगों ने बताए हैं उससे आप एक झलक में किसी भी चार्ट में ये कंडीशन समझ सकते हैं कि जो सेवंथ हाउस है वो शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। जी, इस तरीके से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी मैरिज को और डिटेल में समझने के लिए इन तीनों वीडियोस को देखें और हमें बताएं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके रीच आउट करके कि ये कितना हेल्प कर रहा है आपको अपने चार्ट को देखने में। और इसके एडिशनली अगर आपको कुछ चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें कवर करने का डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और मैम आप लोगों के कमेंट्स देखती रहती हैं और उस पे रिवर्ट करने का पूरा प्रयास भी पॉसिबली किया जाता है। तो थैंक यू मैम मैरिज पे इतना विशेष अटेंशन देने के लिए। हरिओम सब लोगों को।